दोस्तों हमारे पहले एपिसोड में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा, जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल अलीगंज लखनऊ के फाउंडर एंड डायरेक्टर। हम आपको डॉक्टर साहब के बारे में बता देते हैं कि डॉक्टर साहब ने हार्वर्ड मेडिसिन स्कूल से ट्रेनिंग ली है, बायर्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ली है। सर योशी इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की रेटिना कमेटी के भी मेंबर हैं। तो हम उनसे बात करेंगे आंखों की हेल्थ के बारे में। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर दिवाकांत मिश्रा से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली। थैंक यू। हाँ, तो सर जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप एक रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, तो बहुत ही बेसिक सवाल है ना, हम सभी के दिल में आता है, तो रेटिना क्या है? देखिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के पहले। बहुत हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको पता ही नहीं है कि रेटिना क्या होता है, और मैं एक रेटिना सर्जन, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब पेशेंट को नहीं पता होता है कि रेटिना क्या है। तो आँख के पीछे की एक लेयर है जो बाहर से नहीं दिखाई देती। जस्ट आप एक इमेजिन करो, जैसे एक कैमरा है, जो पुराने कैमरा आते थे कि आगे की तरफ लेंस है और पीछे फिल्म है। तो जो फिल्म है वो रेटिना है। आगे का जो लेंस है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा कैटरेक्ट फॉर्म होता है, उसको भी आँख में लेंस ही बोलते हैं। तो लेंस आगे है और एकदम आँख के पीछे एक टिश्यू है पतला सा, उसको रेटिना बोलते हैं, और वो मेन हमारे आँख की जान है। लेंस का काम सिर्फ लाइट को रेटिना पे फोकस करना है, फिर वहाँ से वो उस इमेज को एज इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह से नर्व के थ्रू ब्रेन में ले जाके फिर ब्रेन में इमेज फॉर्म होती है। तो उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्रेन में लेके जाता है। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई, मान लीजिए लेंस में कोई भी दिक्कत आई, तो उसे हम हमेशा चेंज कर सकते हैं। रेटिना में अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको चेंज किया जा सके, तो हमें उसी रेटिना को ठीक करना पड़ता है। या एज एज ह्यूमन बींग्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी रेटिना की हेल्थ को बहुत ध्यान दें और उसको रेगुलर चेकअप कराते रहें। और इसमें कई तरह की बीमारियां होती हैं जो हर एज ग्रुप, एक छोटे से जस्ट न्यूबॉर्न बच्चे से लेके एक 90 साल के वृद्ध लोगों को भी पर्दे की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी संबंधित मेरा अगला सवाल है कि आप हमें तीनों एज वाइज, तीनों सेगमेंट में बताएं कि बच्चों में कैसी कैसी बीमारियां जो रेटिना से ही रिलेटेड हैं, या अडल्ट्स में कैसी बीमारियां हैं जो रेटिना से ही रिलेटेड हैं ओल्ड एज में, और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है या क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है उनके नियर बाय। जैसे हम लखनऊ में शूट कर रहे हैं, तो आपके हॉस्पिटल स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जरा आप डिटेल से बताइए। देखिए, एक तो बहुत सारी बीमारियां, अगर गिनने बैठा जाए तो हजारों बीमारियां हैं जो सारे एज ग्रुप में रेटिना के को इफेक्ट कर सकती हैं। बट कुछ जो इम्पोर्टेंट बीमारियां जिसको सबको पता होना चाहिए जी, या जो बहुत कॉमनली पाई जाती है जी, तो उसको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले कमिंग टू अ न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु, स्पेशली जो बच्चा 1 महीने के अंदर का है जी, जो एक एवरेज रेंज हम लोग 28 दिन का मानते हैं कि उस एज ग्रुप में जो एक चेकअप बहुत जरूरी होता है, वो प्री मैच्योर बच्चों में, जो समय से पहले पैदा हुए हैं या जिनका वजन कम है ना, 2000 ग्राम से कम वेट के बच्चे या प्री मैच्योर बच्चे, उनमें एक पर्दे की प्रॉब्लम होती है जिसको आरओपी बोला जाता है जी। आरओपी होता है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, मतलब पर्दा प्री मैच्योर है। उस प्री मैच्योर होने की वजह से उसमें बहुत सारे पर्दे में खून की नलियां नहीं बनी होती। अच्छा, तो वो डेवलप नहीं हुई होती। तो ये जो डेवलप ना होना है, ये पेट के अंदर भी नहीं डेवलप होती है, वो धीरे धीरे डेवलप करती है बॉडी पार्ट्स का भी। तो एक क्रूड वे में समझिए कि अगर पेट के अंदर वो प्रोसेस जब चल रहा है तो नॉर्मल तरह से होता रहता है, बट एकदम से उसमें स्टॉप लग गया और बच्चा बाहर आ गया, है ना, प्री मैच्योर पैदा हो गया, तो वो अंडर डेवलप्ड है वो पार्ट, और अब वो दुनिया में आ गया उसके साथ में। तो अब इसके आगे का जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल होने लगता है। कभी कभी एबनॉर्मल खून की नलियां बन जाती हैं जो ब्लीड करके या तो आँख के अंदर ब्लीडिंग कर देगी या रेटिनल डिटैचमेंट जैसी कंडीशन को पैदा कर देगी कि पर्दा अपनी जगह से उखड़ने लगेगा। और ये बहुत कॉमन है। कॉमन इसलिए भी हो गया है अब पिछले कुछ दशकों में, क्योंकि अब बच्चे और ज़्यादा सर्वाइव करने लगे। पहले कोई भी प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर बच्चा है, उसकी डेथ हो जाती थी। अब हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट जो है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड,
या उसमें जो एडवांसेस हैं वो इतने अच्छे हो गए हैं कि बच्चे सरवाइव कर जाते हैं। तो जब बच्चे सरवाइव कर रहे हैं, सरवाइव करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है या कई चीज़ें, ये सब मिल के रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और ये एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जिसको अगर चेक कर लिया जाए, हम लोग रूटीनली NICUs में जहाँ पे बच्चे पैदा हो रहे हैं वहाँ जाते हैं, हमारी टीम जाती है चेकअप करने के लिए, और भी हॉस्पिटल्स हैं वो लोग भेजते होंगे। तो अगर उसको चेकिंग में पकड़ लिया जाए, इसको ROP स्क्रीनिंग बोला जाता है, तो उस बच्चे की आँख को बचाया जा सकता है। और अगर वहाँ पे चूक हो जाए तो बच्चा अंधा भी हो सकता है ना। कई बार लोगों को लगता है कि बाहर से तो आँख नॉर्मल है और अंदर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है। उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग बचा सकते हैं। अगर हमने उसको पकड़ लिया कि हाँ पेशेंट को ROP या रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है, तो कुछ तो अपने आप ही डेवलप कर जाता है। कभी हमें कुछ इंजेक्शंस, सर्जरी या कभी कभी लेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। कल ही हम लोगों ने 2 बच्चों का लेज़र किया है इस चीज़ के लिए जी। तो वो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों की आँख को हम लोग बचा लेंगे। कुछ केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ केस को इंजेक्शन से भी मैनेज किया जा सकता है। तो अगर इसको पकड़ लिया जाए तो बचाया जा सकता है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट सा एग्जांपल मेरे पास है कि किसी और शहर से एक डेंटिस्ट अपनी बच्ची को लेके आया, 6 महीने की एज या 8 महीने की एज थी। जब हमने एग्जामिन किया तो देखा हमारी टीम ने कि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी बच्ची, और डेंटिस्ट की उस पॉइंट पे ब्लाइंड थी 6 महीने के एज ग्रुप पे, और डॉक्टर की बेटी है, सोचिए। और जब हिस्ट्री ली तो पता चला वो प्रीमेच्योर पैदा हुई थी। तो हमने उससे पूछा कि वेदर आपने कराया था चेकअप या नहीं कराया था, तो उसने कहा मैंने चेकअप कराया था, डॉक्टर साहब ने टॉर्च पे देख के बोला कि बच्ची ठीक है। तो एक आम आदमी, एक डॉक्टर के लिए भी इतना काफ़ी था कि डॉक्टर ने टॉर्च पे देख लिया और बताया कि आँख ठीक है, लेकिन उसका एक प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, उसके अलग से इंस्ट्रूमेंट्स आता है जिससे जांच पर्दे की जाती है, टॉर्च पे उसकी जांच नहीं हो सकती। तो उस डॉक्टर की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो बच्ची आज ब्लाइंड है। तो अगर एक रेटिना का डॉक्टर या जो डॉक्टर ROP की स्क्रीनिंग में ट्रेंड है, वो अगर उसको देख लेता तो उस वक्त उसको ब्लाइंड होने से बचा सकता था। तो ये एक बहुत, कई बार पेशेंट्स को हम लोग देखते हैं बहुत दुखी होते हैं, वो या तो पीडियाट्रिशियन गाइड नहीं कर पाया या आपके आई डॉक्टर नहीं गाइड कर पाए, और या कई बार दोनों ने आपसे बोला और आपने जांच नहीं कराई या फॉलो अप नहीं कराई और बच्चा ब्लाइंड हो गया। तो ये मैसेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीमेच्योर बच्चे या 2000 ग्राम से कम वजन के बच्चे, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, ऑक्सीजन थेरेपी दी गई है, तो उसमें रेटिना की जांच 30 दिन के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो यानी बच्चा पैदा हुआ तो एक बार अगर ऐसी कंडीशंस हैं कि वो 2 किलो से कम है या प्रीमेच्योर बेबी है, तो पेरेंट्स जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें रेटिना से संबंधित बीमारी के बारे में। हाँ, और अब अवेयरनेस तो हो गई है, मेडिको लीगल भी प्रॉब्लम्स हैं, तो पीडियाट्रिशियन तो आजकल हम लोग देखते हैं कि एडवाइस ज़रूर, आजकल पीडियाट्रिशियंस भी एडवाइस करते हैं अच्छे से। कई बार पेरेंट्स लापरवाही कर जाते हैं कि आपके पर्चे में एडवाइज्ड है कि आप अपने कान की और आँख की जांच करा लीजिए। कान में भी कुछ बीमारियां होती है प्रीमेच्योर में, तो ये 2 टेस्ट आजकल लिखे जाते हैं, ऑलमोस्ट हम 100% पर्चों में देखते हैं, लेकिन कई बार पेशेंट उसमें लापरवाही कर जाता है। तो चलिए, आपने बच्चों के बारे में बता दिया हमको, हम अगली तरफ पढ़ते हैं कि अडल्ट्स में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि आजकल देखिए जिस तरह से कंप्यूटर और फ़ोन और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पर क्या दिक्कतें आ सकती हैं? देखिए, अडल्ट से पहले यंग अडल्ट्स के बारे में बात करते हैं जी, कि या टीनेजर्स में आजकल हम लोग देख रहे हैं कि माइनस में पावर बहुत ज़्यादा है। हाँ, जिसको मायोपिया बोला जाता है ना। तो मायोपिया एक एपिडेमिक की तरह से फैल रहा है, बहुत दिख रहा है। अब हर बच्चे को आप देखेंगे कि मोटा चश्मा लिए घूम रहा है ना। उसको अगर अगेन सिंपल भाषा में समझे तो आई इलोंगेटेड है, आई नॉर्मल आँख से उसकी लंबी है आँख, तो आई का साइज डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मायोपिया होता है। उसी प्रोपोर्शन में आदमी के चश्मे का पावर आता है कि अगर मान लीजिए 1 मिलीमीटर मेरी आँख आपसे ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे -3 का पावर आ जाएगा। तो 1 मिलीमीटर विल गिव यू अ -3 डायप्टर ऑफ पावर आपको दे देगा। उस इलोंगेशन, उस खिंचाव की वजह से
पर्दे में किनारे किनारे कुछ डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं जी। तो पर्दा जैसे मैंने बताया एक पतली सी लेयर है और वो खिंच रही है तो वो थोड़ा सा फटना शुरू हो जाता है। तो वो बच्चों में कुछ पर्दे के किनारे वीक एरियाज डेवलप हो जाते हैं जो आगे चल के रेटिनल डिटैचमेंट की कंडीशन बन सकती है। और रेटिनल डिटैचमेंट अगेन एक ऐसी चीज है जो ब्लाइंड कर सकती है अगर वो सही समय पे ट्रीट नहीं हुआ। ये तो आगे की चीज है। अगर जिसका भी माइनस में पावर है वो साल में एक बार अपनी कंप्लीट रेटिना और आंख की जांच करा ले तो ये वीक एरियाज को हम लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया तो एक बहुत सिंपल सा लेजर आता है जो डे केयर प्रोसीजर, उसमें एडमिट भी नहीं करते, कोई प्रिकॉशन भी नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है या पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आएगा या चश्मे के नंबर में कोई चेंज आ जाएगा, तो कोई भी चेंज नहीं करता है। सेम डे बच्चा अपना ट्यूशन क्लासेस जो भी कर रहा है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो वो अगर लेजर करा लिया तो वो रेटिनल डिटैचमेंट से आप बच सकते हैं, मतलब अंधा होने से बच्चे को बचाया जा सकता है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई क्योंकि मायोपिया बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग महीने में बहुत सारी ऐसी सर्जरीज कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ने, ऑफ कोर्स बच्चा तो नहीं कर पाएगा, पेरेंट्स ने अपने बच्चे की आंख की चेकअप नहीं करा। तो मायोपिया की वजह से जो रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है वो यंग एडल्ट्स में बहुत कॉमन हो गया और अगले 5 से 10 साल में वो एक अगेन एक एपिडेमिक की तरह से आएगी। वो चीज बढ़ने वाला है। पोस्ट कोविड जो कोविड जनरेशन है उनमें बहुत ज्यादा चश्मे की पावर में चेंजेस आए हैं। हम लोग के हमारे खुद के चेकअप में बच्चा था जो कोविड के पहले हमने देखा 0.5 था, 2 से 3 साल बाद आया तो वो -5 हो गया उसका पावर, 0.5 से 5 चला गया, मतलब 4.5 डायोप्टर बढ़ गया पावर 2 साल के पीरियड। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की वजह से, नियर वर्क बढ़ने की वजह से, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से, तो उसका डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होने की वजह से, अच्छा, न्यूट्रिशन में कमी होने की वजह से डायरेक्ट कोरिलेशन है उसका। तो अगर इस चीज़ को भी हमें रोकना है तो सही नंबर की जांच हर वक्त होती रहे, स्क्रीन टाइम कम से कम जितना हो सके वो हो, नियर वर्क अच्छी लाइट में हो और सन एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी। सन एक्सपोजर की कमी भी मायोपिया को बढ़ाती है। तो एक सवाल मेरा बीच में और होगा डॉक्टर साहब कि क्या एक अगर हेल्दी आई भी तो उसके लिए क्या टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए कि वो भी एक बार तो चेकअप करा ही ले? देखिए इस पे एज अ रूल मुझे लगता है साल में एक बार एक रूटीन चेकअप तो हर आदमी को करा लेना चाहिए। और कोई मायोपिक है, माइनस पावर है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स पे कराना चाहिए। अगर इसके साथ में एडिशनल कुछ आपको डिजीजेज है, कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन क्या आपकी कंडीशन है। बट एटलीस्ट एक बार तो अपना रेटिना टोटल आई चेकअप साल में एक बार आपको जरूर कराएं। चलिए अडल्ट के बाद हम अडल्ट, आपने यंग अडल्ट्स की बात करी थी, उसके बाद हम अडल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। उनको क्या समस्याएं? देखिए अडल्ट्स और बुढ़ों को अगर एक में ही, ओल्ड एज को एक ही में कन्वर्ट किया जाए तो आजकल लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना? जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बहुत कॉमन हो गए। हम लोग देख रहे हैं कितने हार्ट अटैक और ये सब यंग अडल्ट्स या हम लोग की एज ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया है। स्लीपिंग टाइम, खाना पीना, स्ट्रेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो डायरेक्टली सिस्टमिक डिजीजेस को बढ़ा दे रहा है अपने। बहुत सारे यंग डायबिटिक्स हमें मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यंग हाइपरटेंसिव्स हमें मिल रहे हैं, और ये ऐसी बीमारियां हैं जो डायरेक्ट रेटिना को या आँख के पर्दे को इफेक्ट दे रही हैं। तो अगर दो या सिर्फ एक बीमारी के बारे में बात की जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, तो डायबिटीज़ की वजह से आँख के पर्दे पे जो नुकसान पहुंच रहा है वो इस वक्त इतने ज़्यादा प्रोपोर्शन में हो रहा है। आपको जान के दुख होगा इस चीज़ का कि इंडिया इस वक्त डायबिटीज़ कैपिटल है। मतलब कोई एक चीज़ है जिसमें इंडिया लीड कर रही है वो डायबिटीज़ है। तो सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स वर्ल्ड में इस वक्त इंडिया में है। अब जो डेटा आ रहा है कि अगर डायबिटीज़ की जो ओवरऑल वर्ल्ड में पॉपुलेशन देखी जाए, अगर वो एक कंट्री होती तो वो तीसरे या चौथे नंबर की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 3rd या 4th नंबर पे वो अगर डायबिटीज़ की एक कंट्री बना दी जाए तो इतने ज़्यादा डायबिटिक्स हैं और इंडिया इस चीज़ को लीड कर रहा है। तो
उसका नुकसान में भी हम लोग लीड करेंगे। हाँ। डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसी एक डिजीज है जो अगेन पर्दे की और बीमारियों की तरह अगर सही समय पे चेक नहीं की गई, सही समय पे ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट ब्लाइंड हो जाएगा, है ना। उसका नेचुरल कोर्स ही ब्लाइंडनेस है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। तो जो आपका पहले सवाल था कि कब चेकअप होना चाहिए, कोई भी अगर डायबिटिक है तो उसको एट द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, आपको आज पता चला है तो जरूरी नहीं कि आपको आज से डायबिटीज हो सकता है 6 महीने से, हो सकता है साल, हो सकता है 5 साल से हो। तो आपको अपने रेटिना का चेकअप जरूर कराना चाहिए। अगेन आजकल बहुत सारे फिजिशियंस लिखते हैं उस चीज को, हर पेशेंट फॉलो नहीं करता। तो ये अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है कि अगर आपको डायबिटीज है तो एट द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस, आज अगर आपको 20 तारीख अक्टूबर को डायग्नोसिस मिली है तो आप 21 तारीख को अपना चेकअप करा लीजिए। उसके बाद अगर कोई आपका फिजिशियन कहता है कि या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहता है कि कोई भी रेटिना में चेंजेस नहीं है, तो भी आपको एनुअल चेकअप मैंडेटरी, उसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर डिजीज है तो फिर डॉक्टर के हिसाब से आपको कब का वो बुलाना चाह रहा है वो आपको जाना होगा। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे तरह के ट्रीटमेंट हैं। अगेन लेजर्स, इंजेक्शंस हैं, सर्जरीज हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बार बार करनी पड़ती हैं। तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग डिजीज है और बड़ी एक्सपेंसिव डिजीज भी है। कई बार हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, आजकल तो मार्केट में 60 से 80 हज़ार तक के भी इंजेक्शन आ रहे हैं जो हमें महीने महीने देने पड़ते हैं एक आंख में। एक आंख में तो अगर आपको मान लीजिए दोनों आंख में डिजीज है तो जो सबसे अच्छा इंजेक्शन आ रहा है उसका ऑलमोस्ट कॉस्ट अभी 80 to 85,000 है। तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको महीने में एक आंख पे खर्चा करने पड़ेगा सिर्फ इंजेक्शंस के लिए, जो कि हमारी आधी आबादी अफोर्ड नहीं कर सकती, जो आई थिंक 95% आबादी अफोर्ड, आप और हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बाकी लोग भी नहीं कर सकते। तो बट अगेन अगर आपने अपनी शुगर अच्छे से कंट्रोल कर ली, रेगुलर चेकअप कराते रहे, तो फिर इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ओवरऑल हेल्थ जैसे बॉडी की खराब हो रही है तो ये भी चीज़ें हो रही है, तो ये भी उसी स्पेक्ट्रम में आ जाता है कि एक एनुअल चेकअप अगर होता रहे तो हम कई चीज़ों को ओल्ड एज में भी प्रिवेंट कर सकते हैं। कहने का यही मतलब है कि जवानी में देख लें सही से, बुढ़ापा तो खराब होने वाला ही है। बुढ़ापा नहीं, अगर आप अटेंटिव रहे तो बुढ़ापा भी बचाया जा सकता है। जी जी, चलिए अच्छा, रेटिना की जानकारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पहला आजकल जो सबसे ज्यादा चीज बढ़ रही है वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का आंखों पे और रेटिना पे क्या इम्पैक्ट है, इस बारे में जरा विस्तार से बताएं। देखिए, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बॉडी के हर एस्पेक्ट को इफेक्ट डालती है और आँख उससे जुदा नहीं है। एक बहुत रीसेंट एग्जांपल मैं दूंगा और हमारे लिए तो फनी है बट उस पेशेंट के लिए ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल भरा ज़रूर होगा। तो एक पेशेंट हमारे पास है, वेरी यंग बॉय, और उनका अभी ब्रेकअप हुआ था रिसेंटली। तो वो 15-20 दिन से बहुत दुखी थे एंड रात को सो नहीं पा रहे थे ठीक से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, काम पे अपने फोकस नहीं कर पा रहे थे और 1-2 दिन से उनका कहना था कि मुझे दिखना भी कम हो रहा है। तो फिर वो हमारे पास आए तो उसको लगा कोई रूटीन प्रॉब्लम ही हो गया, बहुत बार बार रो रहे, इस वजह से कोई दिक्कत होगी। तो आके कुछ हमने स्कैन्स वगैरह किए तो उसे रेटिना की एक स्वेलिंग दिखाई दी हमें, जो उनके ब्रेकअप की वजह से उनके आँख के पर्दे में सूजन पैदा हो गई थी। प्यार में वाकई लोग अंधे आधे हो जाते प्यार में वाकई आदमी अंधा हो सकता है। उस बीमारी का नाम CSR होता है, तो सेंट्रल सेरस रेटिनोपैथी बोलते हैं, CSR, जो डायरेक्टली स्ट्रेस रिलेटेड है। स्ट्रेस या कभी कभी उसमें स्टेरॉइड्स का भी रोल होता है, जैसे बॉडी बिल्डर्स हैं या किसी और बीमारी की वजह से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स भी आँख में इस तरह की स्वेलिंग, सेम तरह की स्वेलिंग को पैदा कर सकता है। तो स्ट्रेस या स्टेरॉइड्स की वजह से ये एक प्रॉब्लम होती है। तो जब उनको बताया कि इस आपके ब्रेकअप की वजह से आप अंधे होने जा रहे हो, तब वो थोड़ा लाइन पे आए और आँख बच गई, आँख उनकी बचाई गई किसी तरह। चलिए, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि जैसे हम कभी कभी किसी के चेहरे पे स्वेलिंग आती है तो कोई बोल देता है कि भाई तुम्हारा लीवर तो गड़बड़ नहीं, तो आँखों को देखकर अंदर क्या समस्या हो रही है, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको हम सिर्फ आंखों को देख के बता सकते हैं कि इसको ये समस्या है? देखिए, सरप्राइजिंगली कई ऐसी बीमारियां हैं
जिनको हम लोग कई बार हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि आपके शरीर में ये दिक्कत हो सकती है। नंबर 1 जिसपे ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं वो डायबिटिक रेटिनोपैथी। महीने में एक पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है जिसको हम बताते हैं कि आप अपना शुगर चेक कराइए, आपको डायबिटीज़ है। पेशेंट को पता नहीं होता है। तो आई जो है एक विंडो है बॉडी का। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, हाइपरटेंशन, बीपी के डायरेक्ट चेंजेस पर्दे पे हमें मिल जाते हैं। कई शरीर के इन्फेक्शंस हैं, HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, कुछ इस तरह के हैं जिसका आँख पे डायरेक्ट असर होता है। बहुत सारे आपके जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनका भी, कई तरह की आर्थराइटिस है, सार्कोइडोसिस है, उसका भी आँख पे यूवियाइटिस के फॉर्म में स्वेलिंग पैदा हो जाती है। इनफैक्ट आजकल एल्जाइमर्स और पार्किंसंस के भी कुछ चेंजेस हम लोग कुछ स्कैन्स के थ्रू पकड़ पा रहे हैं, आँखों में दिखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लोग आई चेकअप के थ्रू पकड़ के पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको है। तो क्या मतलब कोई ऐसा भी तरीका है जिसमें एक कॉमनर देखे, जैसे मैं मान लीजिए मेरे घर में कोई आदमी है, मैं देख के इसकी आंखों में कुछ तो चेंज है, तो क्या वो इंडिकेशन हो सकता है कि मैं चलो अच्छा एक बार डॉक्टर साहब से मिलाता है? थोड़ा उसके लिए आपको 15 साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर रहने देते हैं। लेकिन कैटरैक्ट एक ऐसी चीज है, आँख सफेद होने लगती है। जी। बच्चों में स्पेशली, जैसे मैंने बताया, वो एक ल्यूकोकोरिया हम लोग बोलते हैं कि आँख में वाइट रिफ्लेक्स आना। कई बार, कई बार तो नहीं, पेशेंट हमारे पास लेके आता है कि जो फ्लैश वाला कैमरा होता है, आँख से बच्चे की फोटो ली गई और एक आँख में सफेदी दिखाई दे गई। तो वो फ्लैश की वजह से एक आँख तो नॉर्मल ब्लैक या रेड रिफ्लेक्स आ रहा है, एक आँख से वाइट रिफ्लेक्स आ रहा है। तो वो भी आँख की बहुत सीरियस बीमारियों का इंडिकेटर होता है। कई बार कुछ तरह के ट्यूमर्स होते हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो उस फ्लैश की वजह से भी पकड़ा जा सकता है। तो अगर फ्लैश में किसी की रेड आई आती है, ये भी समस्या है? ये नॉर्मल है क्योंकि मेरी आती है। दैट इज नॉर्मल। चलिए, इसके साथ हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है आपकी, एक ब्लैक स्पॉट आते हैं कभी कभी, हमें लगता है कि एकदम से कुछ देखने में विजन काले धब्बे जैसे आ रहे, तो वो क्या चीज़ होती है? देखिए, ये ब्लैक डॉट्स, इनको साइंटिफिक भाषा में फ्लोटर्स बोलते हैं। ये कॉमन चीज़ है, मुझे भी दिखाई देते हैं। तो बहुत डरने की बात नहीं है, लेकिन अटेंटिव होने की बात ज़रूर है। फ्लोटर्स एक नॉर्मल चीज़ भी है। आँख जो रेटिना है, रेटिना और लेंस के बीच में एक जेली होती है जिसको विट्रस बोलते हैं। उसमें फाइबर्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो कुछ कारणों की वजह से, या कभी कभी बिना कारण के भी, वो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, तो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अगर उन फ्लोटर्स के साथ में आपका रेटिना नॉर्मल है, रेटिना का आपने चेकअप करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। बट कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स जैसे रेटिनल डिटैचमेंट और डायबिटिक रेटिनोपैथी का ये शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। तो फ्लोटर जब आपको पता चले, आपको दिखना ही शुरू होने लगे, तो फौरन एक रेटिना सर्जन या रेटिना डॉक्टर या अच्छे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से चेकअप कराना है। एक बार आपका डॉक्टर कह दे कि कोई टेंशन की बात नहीं है और ये ट्रीटमेंट लेना है और इस फॉलोअप पे आपको आना है, तो आपको फिर उसको थोड़ा ध्यान देना कम करना होगा, क्योंकि जितना आप उसके बारे में सोचोगे वो उतना ज़्यादा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह से मुझे मेरे फ्लोटर दिखाई नहीं दिए, अब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जब उस बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा दिखाई देता है। बट अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम मिस ना हो जाए। एंड इसका कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। कई तरह के इंटरनेट पे भी है कि पपीता खाने से या कुछ और चीज़ों से इसमें फ़ायदा मिलता है, बट ऐसा नहीं। कुछ अब टैबलेट्स, कुछ पाउडर्स आ गए हैं जिससे थोड़ा पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। कभी कभी जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम सर्जरी करते हैं इसके लिए, कि वो जो जेली है उसको रिमूव कर दिया। लेकिन बहुत सेलेक्ट पेशेंट्स को जिनको बहुत बड़े फ्लोटर्स हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जांपल मेरे 2 पेशेंट थे। एक पेशेंट जो पायलट था, उसको प्लेन चलाने में दिक्कत आ रही थी। 6x6 चाहिए होगा। 6x6 तो तभी भी रहता है पेशेंट, लेकिन उसको फ्लोटर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और एक ओल्ड लेडी थी जिसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि उसे लगा कि मेरे आँख के अंदर कीड़े घुस गए और उस वजह से पागल हो ही जा रही थी।
तो हमने उसको ट्रीट करके फिर वो रिलीव किया उस चीज़ को। तो कभी कभी रेयरली हम इसके लिए सर्जरी परफॉर्म करते हैं। वेस्टर्न उसमें यूके में यूएस में बहुत फ्रीक्वेंटली परफॉर्म किया जाता है। इंडिया में थोड़ा हम लोग कंजर्वेटिव हैं उसको लेकर। तो आपने बताया कि उसको लग रहा था कि उसकी आंख में कीड़े, ठीक है, तो क्या वाकई आंखों में कीड़े हो सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। और हो सकते हैं, कई तरह के ऐसे कीड़े हैं जो आंख में घुस के पेशेंट को ब्लाइंड भी कर सकते हैं। अभी रिसेंटली परसों मैंने अपनी ओपीडी में देखा है एक पेशेंट, और अराउंड 6 मंथ्स पहले मैंने एक ऑपरेट भी किया है पेशेंट। एक सिस्टिसर्कोसिस करके एक बीमारी होती है जो पिग मीट खाने, पोर्क का कंजम्पशन की वजह से। तो पोर्क उसका जो पिग होता है वो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप करता है। अगर आपने वो एक्वायर किया, खाया उसको, तो आपके बॉडी में भी आ जाता है और थ्रू योर ब्लड सर्कुलेशन वो आँख के अंदर घुस जाता है। तो वो रेटिना के अंदर, जो केस हमने अराउंड 6 मंथ्स बैक ऑपरेट किया था, वो रेटिना के अंदर घूम रहा था और उसका वीडियो भी है, कभी आपसे शेयर करेंगे। और उसको बहुत सक्सेसफुली, बनारस का पेशेंट था, बहुत सक्सेसफुली हम लोग ने वो सर्जरी परफॉर्म करी। और लास्ट ईयर ही उसको फिर मैंने यूएस में दिखाया था एक कॉन्फ्रेंस में। तो उसको ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल्स चॉइस वीडियो का अवार्ड भी दिया गया वहाँ पे। कई और कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स में भी मिला, क्योंकि उसमें एक नई टेक्निक से हम लोग ने उसको एक्सट्रैक्ट किया था और बहुत अच्छा उस पेशेंट को विजन भी आया। बट उसी पेशेंट को ये इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम दूसरी आंख में भी हुई। फिर वो किसी कारणवश हम लोग के पास नहीं आ पाए। उसने बनारस में कोई न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। उन्होंने थोड़ा सा उसको नेगेटिव काउंसलिंग करी कि अब ये आंख भी आपकी डैमेज हो जाएगी। तो उस पेशेंट ने, बेचारे ने, सुसाइड कर लिया उसके बाद। तो दैट वाज अ वेरी सैड स्टोरी। अगर वो टाइम से आता तो उसको हम लोग बचा सकते थे। उसकी वो अदर आई में थोड़ा उसका विजन कम हो गया था, इसलिए ही वाज डिस्टर्ब, और अदर दूसरी आंख में भी होने लगा था, ही गॉट मोर डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट। बट यस, इस तरह के कीड़े आंख में आ सकते हैं। कई तरह के लार्वा, कई तरह के कीड़े आंख में मिलते हैं और बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन अक्सर हम लोग उससे सर्जरी करके रिमूव भी करते हैं। तो पेट में तो कीड़े जाते ही थे, आपकी आंख में भी कीड़े आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा भैया, अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए और थोड़ा, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सतर्क तो रहना ही रहना है। तो चलिए, रेटिना की इस तमाम जानकारी के बाद हम चलते हैं आपकी जर्नी की तरफ। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? तो मेरी स्कूलिंग मोरलेस पूरी लखनऊ से ही है। सो नर्सरी से लेके क्लास 12 तक आई वाज इन सेंट फ्रांसिस कॉलेज, हजरतगंज में जो है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन करके मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ। तब कर्नाटका का एग्ज़ाम अलग से, अब तो सब कॉमन हो गया है। तो तब अलग अलग स्टेट के, कर्नाटका के कॉलेज बहुत अच्छे उस वक्त माने जाते थे। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर से फिर मैंने अपना एमबीबीएस किया। फिर उसके बाद क्योंकि मेरे फादर भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, तो हमेशा से ऑफ्थल्मोलॉजी में इंटरेस्ट रहा मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने लखनऊ में अपना डिप्लोमा किया ऑफ्थल्मोलॉजी में। फिर शंकर देवा नेत्रालय गुवाहाटी से मैंने डीएनबी ऑफ्थल्मोलॉजी किया। फिर उसके बाद और इंटरेस्ट बना और रेटिना की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, वहाँ पे सब नई नई चीज़ें देख के। तो फिर उसके बाद मैंने वहीं पे रेटिना की फेलोशिप भी कंप्लीट करी वहाँ पे। फिर और इंटरेस्ट आ गया, तो फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएस से फिर मैंने एक और फेलोशिप करी, बायर्स इंस्टीट्यूट है, और तब जाके फिर लगा कि नहीं, अब काम करना चाहिए, पढ़ाई बहुत हो गई। तो कितना वक्त लग गया होगा एमबीबीएस की पहली डिग्री और आपकी स्टैनफोर्ड की आखिरी ट्रेनिंग में? एक रेटिना सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी, जो भी जितनी भी आई की फाइन सर्जरीज हैं, उसमें बहुत टाइम आपके पास दूसरा मौका नहीं होता कि थोड़ी सी गलती इधर उधर। अगर कैटरेक्ट सर्जरी है, पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लेंस इम्प्लांट करना चाह रहे हैं। आपने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन किया तो जो वो अच्छा लेंस चाह रहा था शायद आप ना इम्प्लांट कर पाओ। रेटिना सर्जरी में
थोड़ा सा गलती से सर्जरी फेल हो सकती है या उतना रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो उसका प्रेशर तो रहता है, बट अगेन क्योंकि हम लोग रेगुलरली इन एंड आउट वो चीज़ें करते हैं, तो शुरू के जब आप टाइम में आते हो तो कुछ महीने कुछ साल बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। फिर धीरे धीरे आप सेटल इन कर जाते हो और वो एक आपका पार्ट ऑफ योर जॉब बन जाता है, तो इजी हो जाता है। अब हम लोग सर्जरी करते हो तो उतना नहीं सोचते जो पहले करियर के शुरुआत में जो 6 महीने साल भर, अब ऑटो मोड पे चलती है चीज़ें। तो इसके बाद आप दर्शकों को मैं चाहता हूँ कि एक ये बात बताएं कि आपका हॉस्पिटल है स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल अलीगंज लखनऊ, तो वहाँ पर कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो कोई भी पेशेंट आके आपसे इजीली। देखिए जब मैं लखनऊ आया, हमारी टीम जुड़ी हमारे साथ और हम लोग ने स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल की स्थापना करी, तो जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे माइंड में थी वो ये थी कि हम लोग क्वालिटी केयर और सुपर स्पेशलिटी केयर, जो आज हम लोग ने बात करी वो बहुत ऐसी चीज़ों की बात करी जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती। ये तो सिर्फ रेटिना से रिलेटेड थी, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पीडियाट्रिक है, एडवांस कैटरेक्ट सर्जरीज हैं, ग्लोकोमा सर्जरीज हैं, ऑक्यूलोप्लास्टी आँख की प्लास्टिक सर्जरी है, कॉर्निया सर्जरीज है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स है, ब्रेन और आँख के बीच में जो कनेक्शन है उससे रिलेटेड जो है, और ऑफ कोर्स जनरल ऑफ्थल्मोलॉजी है जहाँ रूटीन चीज़ों को डील किया जाता है। तो स्वर्ण ज्योति आई हॉस्पिटल में नंबर 1 हमारा फोकस इस पे रहा कि क्वालिटी रहे, नंबर 2 रहा कि एक ऑनेस्टी रहे कि पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट ले या ना ले उसको एक एडवाइस सही मिल जाए। हम लोग अपने आप को कंसल्टेंट्स बुलाते हैं, सर्जन्स भी हैं बट पहले हम लोग कंसल्टेंट्स हैं। तो आप हमसे सर्जरी कराना चाहो या ना चाहो ये आपका डिसीजन है, लेकिन हम आपको एक सही कंसल्टेशन दे सकें, है ना, कि हाँ ये सर्जरी चाहिए, ये ज़रूरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो ऑनेस्टी, फिर सुपर स्पेशलिटी केयर पे हमने फोकस किया, और सबसे लास्ट और जो हमारा सबसे बड़ा इस वक्त ये है कि हमारा आउटरीच ऐसा रहे कि हम पेशेंट तक जा सकें। जहाँ भी हमारा, अब हम लोग की 6 ब्रांचेस हैं, एक 7वीं ब्रांच अब इस महीने स्टार्ट हो रही है, तो हम चाह रहे हैं जितना हम पेशेंट तक जा सकें, जो हर हेल्थ केयर फॉर्मेट का स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में है कि सर्विस एट द डोर स्टेप, कि आप पेशेंट तक सर्विस को ले जा सकें। तो इन 4 चीज़ों पे हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं जी, और पेशेंट्स का बहुत पिछले सालों में बहुत सपोर्ट मिला है जी, और चीज़ें अच्छी ग्रो कर रही। बिल्कुल सर, आपका डेडिकेशन बहुत क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को और हमारे दर्शकों को भी। तो अब चलिए आपके परिचय के बाद हम आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर ऑफ मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का जो रोल बढ़ रहा है सारे फील्ड्स में, इंजीनियरिंग में, और अब वो मेडिसिन में भी दिखने लगा है। कई बार हम देख रहे हैं कि कहीं फॉरेन से डॉक्टर ने सर्जरी करी है रोबोटिक्स की, अभी न्यूज़ में आता भी है। तो इस बारे में बताएं कि एआई का क्या रोल रहने वाला है या रोबोटिक्स का क्या रोल रहने वाला है, और कौन सी ऐसी न्यू इनोवेशन है जो कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा रिलायबल दिखती है। अब देखिए एआई हर चीज़ में बहुत तेज़ी से आ रहा है और मेडिकल फील्ड में भी आएगा। डॉक्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत कोट एक तरह से कहें जो चल रही है कि एआई लोगों की जॉब नहीं खाएगा, जो लोग एआई यूज़ नहीं कर रहे हैं वो अपनी जॉब खो देंगे। तो डॉक्टर्स को भी थोड़ा अटेंटिव रहना है कि कोई भी नए एडवांसेस आ रहे हैं तो उनसे डरे नहीं, उनको अपने फील्ड में इनकॉर्पोरेट करें। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एआई से रिलेटेड जो हमेशा हम लोग के सामने रहा है वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का रहा, कि हम लोग ने देखा कुछ साल पहले शुरू में क्या होता था, हर आदमी माइक्रोस्कोप पे लेके स्लाइड्स को देखता था और रिपोर्ट बनाता था। फिर उसके बाद एनालाइजर्स आ गए कि पैथोलॉजिस्ट को स्लाइड देखने की जरूरत नहीं रह गई, बीच बीच में वो क्रॉस चेक करते रहते हैं कि एनालाइजर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वो भी एक तरह का एआई हुआ अगर देखा जाए तो इससे ये नहीं हुआ कि पैथोलॉजिस्ट की जॉब चली गई, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो एआई कई हमारे जैसे स्कैन्स हैं, रेटिनल स्कैन है, उसमें अब एआई आ गया है कि अब आपको खुद इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मशीन ही आपको रिपोर्ट दे देगी, रिपोर्ट बना देगी। तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि हमसे चीज़ें मिस होना, ह्यूमन एरर्स होना, वो सब कम हो जाएगा।
ये तो सिंपल चीज़ें हैं जो अगले ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब लास्ट ईयर मैं सिंगापुर में एक मीटिंग में था, तो वहाँ पे वो एक ऐसा सूट डेवलप कर रहे हैं जो एक इंजेक्शन सूट है। तो उसमें पेशेंट आएगा, इंजेक्शन सूट जो आँख में इंजेक्शन लगते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी या कुछ और आँख की कंडीशंस की वजह से जी। तो पेशेंट आएगा, वो अपना सिर एक मशीन में लगाएगा, एक नर्स आपको हेल्प करेगी, वो मशीन स्कैन कर लेगी, मशीन ही डिसाइड कर लेगी कि इंजेक्शन लगना है कि नहीं लगना है। और मशीन जब पेशेंट ने आँख लगा रखी है, अगर पेशेंट अग्री करेगा तो वहाँ से एक इंजेक्शन आएगा जो आँख में लग जाएगा। तो इसमें डॉक्टर ऑलमोस्ट रूल आउट ही हो गया कि उसकी जरूरत सुपरविजन के लिए, सुपरविजन के लिए कि मशीन ठीक काम कर रही है या वो दिन में कितने डायग्नोसिस उसने सही किए, कुछ गलत तो नहीं है। ये बहुत फ्यूचरिस्टिक बात है, बट फ्यूचर ऐसा ही है। बहुत सारी सर्जरीज हम लोग को एज डॉक्टर्स लगता है कि सर्जरी शायद एआई नहीं कर पाएगा या रोबोट्स नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी रोबोट सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। अभी कई प्रोसीजर, जैसे आपने बोला कि बहुत फाइन सर्जरी होती है, तो ऑलरेडी रोबोट्स ऐसे हैं कि जिससे आप अपना हाथ को स्टेबलाइज या मूवमेंट्स को, ट्रेमर्स कम हो उसमें हेल्प करता है। लाइक स्पाइडरमैन, सॉरी आयरन मैन सूट टाइप। हाँ, कुछ उस तरह के चीजें ऑलरेडी आ गई हैं। अभी कुछ दिन पहले रोबोटिक एआई बेस्ड कैटरेक्ट सर्जरी परफॉर्म हुई है यूएस में जी। तो और एआई के साथ जो हम कॉमनली देखते हैं कि बहुत एक्सपोनेंशियली चीजें बढ़ती हैं। अब आपने जो इमेजिंग एआई के प्लेटफॉर्म्स आए, आपने देखा जो साल भर पहले इमेज बना रहे थे और जो आज बना रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और वो हम साल भर पहले नहीं सोच पा रहे थे। तो आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो हम लोग सोच नहीं पाएंगे। हो सकता है 10-15 साल बाद हम लोग की जगह ये पॉडकास्ट एआई दे रहा हूँ। पॉसिबल है। अभी मैं कोई सीईओ थे एआई के, उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि आने वाले 4 से 5 सालों में जो जनरल फिजिशियन है एआई उनको रिप्लेस कर देगा। तो क्या ये बात भी सच हो सकती है? देखिए, पोटेंशियल तो है, बिकॉज कई ऐसी ब्रांचेस जिसमें डॉक्टर का रोल डायग्नोसिस बनाने में, ट्रीटमेंट देने में, सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है। आपको डायग्नोस करना है और दवा लिखनी है, तो वो एआई आज भी कर सकता है विद सुपरविजन। कई बार हम देखते हैं डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा एआई पे रिलाई करने लगे हैं, है ना। जो डॉक्टरी के जितने एग्जाम्स हैं वो एआई बहुत आसानी से पास कर ले रहा है। बहुत सारे यूएस के एग्जाम्स पे एआई को टेस्ट किया गया है और डॉक्टर से बेटर परफॉर्म किया है जी। तो जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है वो तो सबसे पहले आएगा, बट आई एम श्योर डॉक्टर्स को सुपरवाइजरी रोल्स में तो रखा ही जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो प्लस एक बहुत जो अगेन यूएस में मैंने देखा बहुत ज्यादा कि एक जो एम्पैथी है केयर में, तो पेशेंट कितना कंफर्टेबल होगा एक एआई से ट्रीटमेंट लेने में, पेशेंट को ओवरऑल ट्रीट करना, उसकी प्रॉब्लम को समझना, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आई होप कि एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। तो वो चीज़ें रहेंगी आई एम श्योर, बट अगले 10 साल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए, आपने बताया मुझे कि मतलब यूएस में बेसिकली वो ह्यूमंस को बेटर ट्रीट करते हैं कंपेयर टू अस। आई थिंक सो, ऐसा कह सकते हैं। आई मीन ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन टाइम या ह्यूमन की वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे जब आपको 1 घंटे में 15 पेशेंट देखने हैं और वहाँ पे आदमी को 1 घंटे में 1 पेशेंट देखना है, तो ये फ़र्क तो आ ही जाएगा। शायद इसीलिए वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत महंगा भी है। हाँ। चलिए, हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। सर, ये सवाल थोड़ा इमोशनल इस हिसाब से है कि हम मतलब शायरों ने आँख को क्या क्या नहीं बता दिया, ठीक है, अब डॉक्टर्स ने भी आँख को बताया कुछ, आपके लिए आँख क्या है? देखिए, आँख जब कई बार छोटी उंगली भी दर्द करती है तो पता चलता है कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और जब पेशेंट ब्लाइंड हो रहा होता है तब वो कहता है डॉक्टर साहब आँख है तो सब कुछ है। हाँ। तो वो लाइन मुझे हमेशा याद रहती है कि आँख है तो सब कुछ है। तो आई इज एवरीथिंग। विजन एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है, उसके बिना आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, आपकी डिपेंडेंस दूसरों पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो विजन इज़ एवरीथिंग, और उसको कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए आदमी को सब कुछ करना चाहिए।
और जी। उसको सीरियसली लेना चाहिए। तो एक सवाल जो मतलब मुझसे भी बताया किसी ने कि सर से जरूर पूछना, कि ऐसा कौन सा कोई केस था एज ए सर्जन जो आपको लगा कि मतलब आपको टच कर गया, तो उस केस के बारे में बताएं। देखिए, बहुत ऐसे केसेस होते हैं डेली बेसिस पे जो हम लोग देखते हैं, और जब आप किसी की विजन बचा लो, किसी की विजन जा रही है, उसको थोड़ा सा भी जब हम लोग बचा लेते हैं और पेशेंट उस चीज़ को वैल्यू करे, तो बहुत एक इमोशनल मोमेंट होता है हर डॉक्टर के लिए। रिसेंटली एक केस, रिसेंट इन द सेंस कि अभी उसको एक तरह से हमने डिस्चार्ज किया है पेशेंट को कि अब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। पिछले साल भर से वो पेशेंट एक फीमेल है, शी हैपेंस टू बी अ बैंक मैनेजर, एक बहुत रिप्यूटेड बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बहुत ही प्रोडक्टिव लाइफ जी रही थी, जो एकदम से उसकी रुकी क्योंकि उसके आँख में रेटिना में एक दिक्कत आई, जो रेटिनल डिटैचमेंट की हमने बात करी। उसको कम एज में कैटरेक्ट भी फॉर्म हो गया था, तो थोड़ा थोड़ा विजन तो कम हो ही रहा था और रेटिनल डिटैचमेंट भी हो गया। तो पहले उसने दोनों आँख में कैटरेक्ट सर्जरी हुई उसकी, फिर पता चला कि रेटिनल डिटैचमेंट भी है, तो फिर पेशेंट हमारे पास पहुंची, तो 2 सर्जरी करा के कैटरेक्ट की, फिर वो हमारे पास आई और एक आँख में कुछ समय पुराना रेटिनल डिटैचमेंट हो गया था। तो रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी कुछ इस तरह की रेटिनल डिटैचमेंट कि आपकी उंगली कट गई, और वो जितनी देर कटी हुई है वो डैमेज होती जा रही, उसको जितनी जल्दी जोड़ा जाए उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने हो चुके थे, जो कि एक बड़ा टाइम है रेटिनल डिटैचमेंट के लिए। तो उस वजह से वो केस और कॉम्प्लिकेट हो गया था और उसको बोला गया था अब आप चेन्नई या बॉम्बे जाके ही ट्रीटमेंट लीजिए, लखनऊ में मत लीजिए। बट शी हैड कॉन्फिडेंस इन अस, उसके कई सारे जान पहचान के लोगों ने हम लोग से ट्रीटमेंट लिया था, तो वो हमारे पास आई। उस आँख कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत सारी चीज़ें समझाई, फिर शी वाज रेडी फॉर द सर्जरी। उस आँख की सर्जरी करी हम लोगों ने। सर्जरी में क्या होता है, स्टेप वाइज होता है रेटिनल डिटैचमेंट। एक बार ऑपरेट किया, फिर एक सिलिकॉन ऑयल होता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है, उसको 2 से 3 महीने आँख में छोड़ा जाता है। पर्दा अटैच होने का क्या प्रोसेस है कि हम लोग पर्दे को सिल नहीं सकते हैं। तेल को एक पेपर वेट की तरह पर्दे के ऊपर रख दिया जाता है, इस उम्मीद में कि शरीर उसको वापस एक्सेप्ट कर लेगा। और कुछ महीने बाद तेल को निकाल लेते हैं, तब तक यूजुअली पर्दा जुड़ जाता है ज़्यादातर केसेस में। बीच में हम लोग फॉलो अप कर रहे थे, वो एक बार शाम में दौड़ती हुई आई कि मुझे दूसरे आँख में भी वैसी ही दिक्कत हो रही है। तो हम लोग ने चेक किया तो अदर आई में भी रेटिनल डिटैचमेंट फॉर्म हो रहा था। तो फिर हमने उसको ऑपरेट किया, उस आई में उसको ऑयल इंजेक्ट किया। तब तक लेफ्ट आई का ऑयल के निकालने का समय आ गया था, फिर उसको रिमूव किया। 15-20 दिन तक वो ठीक रही, फिर वापस आई, उसको कुछ चोट लग गई थी और उसमें फिर से डिटैचमेंट उस आँख में फॉर्म हो गया। फिर उसको ऑपरेट किया, उसमें ऑयल निकाला, फिर पेशेंट और हमने बहुत डरते डरते दूसरी आँख से भी ऑयल को रिमूव किया। लकली वो आँख ठीक रही क्योंकि टाइमली ऑपरेट हो गई थी। फिर कुछ समय बाद हमने लेफ्ट आई के ऑयल को भी रिमूव किया। तो ऑलमोस्ट कैलकुलेट किया जाए तो 6 महीने साल भर के पीरियड में उसकी 8 से 10 सर्जरी दोनों आँख में हम लोग ने कंडक्ट करी। लकीली ऐसा कम होता है, लेकिन इतनी सारी सर्जरीज के बाद भी वो ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल विजन उसका मेंटेन हुआ और वो वापस 6-7 महीने बाद अपने काम पे और उसी तरह से अपने करियर में वापस लौट सकी। और वो रेगुलर चेकअप के लिए आती है एंड शी इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन। एंड जो ग्रेटिट्यूड उसके बिहेवियर में, उनके बातों में रहता है, तो एज अ टीम हम लोग के लिए बहुत टचिंग और इमोशनल रहता है। डेफिनेटली सर, यू सेव्ड अ लाइफ। सर, इस सवाल के बाद थोड़ा तो इमोशनल मैं भी हो गया हूँ। सवाल के बाद अगला सवाल जो है मेरा, वो ये है कि एक तो शहर का मरीज है और एक है गांव का मरीज। अब गूगल सबके पास है, सबके पास चैट जीपीटी है। वो कई बार तो वो ज्यादा बीमार गूगल से हो जाते हैं। कोई भी सिम्टम होगा गूगल मारेंगे, वो सीधे कैंसर और हाथ में पेन हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है आपको। तो वो समस्याएं जब आती हैं कि कौन सा पेशेंट आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर इसका हैंडल करना। देखिए, अगेन ये तो बड़ा इंडिविजुअल क्वेश्चन है।
हर पेशेंट अलग तरह का होता है, बट अगर एक जनरली देखा जाए तो गांव के पेशेंट आई फील आर फार बेटर। उनकी नॉलेज थोड़ी कम है, यूजली वो आप तक देर से पहुंचते हैं, लेकिन जब एक बार वो आपके पास आ जाते हैं तो वो सबमिट कर देते हैं कम्प्लीटली। ट्रीटमेंट में आई पर्सनली फील कि फेथ का बहुत ज़्यादा रोल है। हाँ, भरोसा। हाँ, तो आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, मैं अपने सब पेशेंट्स को बोलता हूँ, कोई भी स्पेशली रेटिना सर्जरी से पहले, कि आप अपना टाइम लगा लो, 2 दिन 5 दिन महीना भर, उतना टाइम यूजली नहीं होता, कि आप डॉक्टर चुन लो। हाँ। एक बार आपने फाइनल कर लिया तो आप फिर उस पर ट्रस्ट करो, है ना। तो गांव का पेशेंट बहुत ट्रस्टिंग होता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, एंड यूजली वी सी बेटर रिजल्ट्स विद देम। कई बार उसके पास पैसा नहीं होगा, वो गाय बेच के खेत बेच के वो चला आया, बट ही विल गेट हिज ट्रीटमेंट डन। एंड आप जेन्युइनली देख सकते हो कि आदमी के पास मनी पैसे की प्रॉब्लम है, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि हेल्प कर सकें। ऑन द कॉन्ट्ररी शहर का पेशेंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग करता है, डॉक्टर्स को ट्रस्ट नहीं करता, मिसगाइड बहुत इजीली हो जाता है डिस्पाइट बीइंग नॉलेजेबल। गूगल, चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और कंफ्यूज होता है। तो ये चैलेंजेस हैं। बट एक अभी बच्चा मेरे पास आया, गांव का था, एंड मतलब आप देखिए इंटरनेट का क्या पेनिट्रेशन है आज के तारीख में, बहुत रिमोट एरिया से 300-400 किलोमीटर दूर से। और जब मैं उस 8 साल का बच्चा, 8-10 साल का बच्चा, और जब मैं उसकी सर्जरी कर रहा था तो मैं बातचीत कर रहा था उससे कि तुम यहाँ तक कैसे आए इतनी दूर से। कह रहा था मुझे किसी ने बताया कि मेरे रेटिना प्रॉब्लम है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया स्ट्रॉन्ग रेटिना डॉक्टर, तो आपका नाम आ गया उसमें, तो फिर मैं आपके पास आ गया। तो 8-10 साल के बच्चा स्ट्रॉन्ग रेटिना डॉक्टर ढूंढ के लखनऊ आया और उसने ट्रीटमेंट लिया। और ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ गूगल है। इट्स वेरी हेल्पफुल। चलिए, इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे कुछ हैबिट्स, बेसिक हैबिट्स जानना चाहूँगा जो सभी के लिए लागू होती हैं, कि वो कैसे बेसिक रूटीन करके अपनी आई को और अपने बेसिक हेल्थ को भी सही रख सकते हैं। तो रूटीन आई हेल्थ में कई बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, स्पेशली जो आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आजकल जो भी जॉब प्रोफाइल है, लोगों का स्क्रीन टाइम, इंटरनेट, फ़ोन, इन सब पे बहुत ज़्यादा बीत रहा है। तो एक बड़ा सिंपल सा रूल हम लोग फॉलो करते हैं जो 20-20-20 रूल है, कि हर 20 मिनट के काम के बाद 20 सेकंड का आपको ब्रेक लेना चाहिए। और ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप से मोबाइल देखने लगे, एक 20 मीटर दूर कोई खिड़की के बाहर कोई ऐसी कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे फोकस करके, जिससे आई थोड़ी रिलैक्स हो, ये हर 20 मिनट पे आपको करते रहना है। अपने आप को जब भी आप काम कर रहे हो, यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ कि ब्लिंक करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई मूवी देख रहे हो या काम में भी बहुत इन्वॉल्व हो तो ब्लिंक करना हम लोग भूल जाते हैं, तो उससे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा पैदा होती है। तो ब्लिंक करना, रिमाइंड करना है। बहुत सिंपल, बिना साइड इफेक्ट्स की ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आती हैं, जो ओवर द काउंटर भी आप ले सकते हो, आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी आप परचेज करके, उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है एज सच, खुद भी आप ले सकते हैं, तो वो किया जा सकता है। इसके अलावा एक अच्छी रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अराउंड 6 to 7 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हाई हेल्थ के लिए। हाइड्रेटेड रहना, पानी ठीक से पीना, गुड न्यूट्रिशन, और इमोशनली शांत रहना, दिल नहीं तोड़वाना, बहुत इम्पोर्टेंट। तो हमारी इस बातचीत में आपने जाना कि आप अपनी आंखों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए, हमसे बात करी और हमारे दर्शकों को बताया कि आँख कितनी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।